हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संगीता अग्रवाल। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आपने देखा कि बच्चों आज अभी मॉर्निंग में सीबीएसई का क्लास 12 के लिए टर्म 2 का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो केमिस्ट्री पेपर है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन देख लेने चाहिए। जो पेपर का कोड है वो है 56/3/1। पेपर टोटल मार्क्स जो थे 35 थे, टाइम अलॉटेड 2 आवर्स था। जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे ये आपको प्राय रीड करने थे। पेपर का अगर हम पैटर्न देखें तो कंप्लीट पेपर वही आया है जो सीबीएसई ने पहले ही सैंपल पेपर से आपको बता दिया था, तो अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर ही सारा पेपर दिया गया है। पेपर में टोटल 3 सेक्शंस हैं, ए बी सी। चैप्टर्स का वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने हैं, हर एक सेक्शन में जो इंटरनल चॉइस दी है अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर दिया हुआ है। अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल उतना इजी नहीं है, पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट है। बिकॉज आप देखें कि पेपर में 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, उन्हें बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा है। अच्छी बात यह है कि उसमें जो लॉग की वैल्यूज इन्वॉल्व हुई है वो आपको दिए रखी है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम देखें तो बेटा 1 या 2 क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल और अच्छे स्टैंडर्ड्स के आए हुए हैं जो जनरली बोर्ड से एक्सपेक्ट कम किए जाते हैं। मतलब ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ साइड हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चंस। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें रीड करने थे। टोटल हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 12। सेक्शन ए के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करने वाला केवल रिएजेंट का नेम देना है बेटा। तो आप देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। एक्चुअल में ये रोजेनमुंड रिएक्शन है। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या है? C6H5COCl, और हमने इसको कन्वर्ट करना था बेंजल्डिहाइड में, C6H5CHO में। तो बच्चों एक्चुअल में ये रोजेनमुंड रिएक्शन है। रोजेनमुंड रिएक्शन में हम एसिड हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, और बिकॉज इस रिएक्शन को हमें एल्डिहाइड तक स्टॉप करवाना होता है, तो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को डाउन करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं बेरियम सल्फेट का। यहाँ पर बेरियम सल्फेट एज ए पॉइजन, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को डाउन करने के लिए यूज किया जाता है ताकि हम इस कन्वर्जन को एल्डिहाइड तक स्टॉप कर पाए। अदरवाइज ये कन्वर्जन ना आगे जाकर अल्कोहल तक हो जाता है। तो आपको जो कन्वर्टिंग रिएजेंट है उसका नाम लिखना था पैलेडियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 2, ये इथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। इथेनॉल मीन्स इट्स IUPAC नाम ऑफ एसिटिल्डिहाइड, CH3CHO। ना हमें इसको कन्वर्ट करना था 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल मीन्स फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड। 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनॉल, CHO। ना नंबर 1 2 3, नंबर 3 पोजीशन पर आ रहा है हाइड्रोक्सी। देखिए जैसे ही किसी बच्चे ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होंगे उसको पता लग रहा हो कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें OH और CHO ग्रुप दोनों आ रहे हैं। तो OH और CHO को बच्चों अगर आपको याद हो तो हम एक रिएक्शन पढ़ाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। वहां पर 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहले बनता है एल्डोल, उसको हीट करने के बाद बनता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पर जो एल्डोल होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO और OH। बिकॉज हम CHO का लेते हैं एल्ड और OH का लेते हैं ऑल, तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल। मतलब आपको यहाँ पर केवल वो रिएजेंट लिखना था जो एल्डोल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, आगे कंडेंसेशन वाला नहीं लिखना था। तो बच्चों हमें पता है कि अगर हमें एल्डोल करवाना होता है तो हम डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एल्डोल। नाउ अगर आप एल्डोल को फर्दर हीटिंग करेंगे तब अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो रिएजेंट हमें क्या लिखना था? डाइल्यूट NaOH। नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड में हमसे क्या पूछा था बेटा, एक मिनट देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड टू 2-क्लोरो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है हमें। मीन्स हमें करना था इथेनोइक एसिड इज द
CH3COOH, इसको हमें कन्वर्ट करना था 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड में। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड। अगर बच्चों आपको याद हो तो ये अल्फा कार्बन है। इट इज द HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जहां पर हम कन्वर्टिंग रेंज क्या लेते हैं, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में लेते हैं Cl2। तो ये रिएजेंट आपको लिखना था। ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा H से। नाउ दिस इज द HBZ रिएक्शन एंड रिएजेंट इज दैट द P, द रेड फास्फोरस एंड Cl2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। बच्चों सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 1 कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से था। तो सेम उसी पैटर्न में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है। सैंपल पेपर में भी बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉजिकल नहीं है, डायरेक्ट आया है। एनसीईआरटी की पेज नंबर 2 पर इसका डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है सेल का। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं 2 का। वाई ऑन डाइल्यूशन टू लैम्डा m of CH3COOH increases very fast while that of CH3COONA increases gradually। देखिए बच्चों CH3COOH जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको बोलते हैं अल्फा, स्टार्टिंग में बहुत कम रहता है। ये आयोनाइज स्टार्टिंग में कम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाते हैं इनका आयोनाइजेशन बढ़ता जाता है। और लैम्डा m क्या होता है, लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी, ये आयंस के कारण प्रोड्यूस होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर आयोनाइजेशन बढ़ेगा, बिकॉज तभी लैम्डा m क्या होगा, इंक्रीजेज वेरी फास्ट। लेकिन CH3COONA ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो ऑलरेडी 99.9% आयोनाइज रहता है। तो डाइल्यूशन करने पर इसके आयोनाइजेशन पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसके लैम्डा m में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमने बोला है इट्स, ये जो CH3COON है इसके लिए लैम्डा m इंक्रीजेज ग्रेजुअली। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, व्हाट हैपन्स इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन E0 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना बच्चों हम डेनियल सेल की बात करते हैं। देखिए डेनियल सेल में अगर हम E0 ले लेते हैं तो कितना होता है, डेनियल सेल के लिए E0 1.10 होता है बच्चों, ये आपको याद है सब लोगों को। हमने डेनियल सेल में क्या कर रखा है, टिपिकली एक जिंक ले रखा है और एक इलेक्ट्रोड हमने लिया है कॉपर। इधर है जिंक इलेक्ट्रोड ZnO4 के कांटेक्ट में है, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के साथ है। हमने इसको कनेक्ट कर रखा है वोल्ट मीटर से, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है। हम बोलते हैं कि जब सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन 1 यूनिटी होता है, रूम टेम्परेचर होता है, तब इसका E0 1.10 वोल्ट आ रहा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल सप्लाई कर दें जो 1.10 से ज़्यादा है, मतलब इस सेल की E0 से ज़्यादा है, तो क्या होगा। देखिए जब आपने कोई करंट सप्लाई नहीं किया है एक्सटर्नल, तब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क कर रहा है। और इस सेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखें इस सेल में, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो चल रहा है वो जिंक से चल रहा है कॉपर की साइड, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखें तो आ रहा है कॉपर टू जिंक। और अभी ये वर्क कर रहा होता है लाइक ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया, वो भी किसी भी सेल की E0 से ज़्यादा, किसी भी सेल फॉर हमने यहाँ पे क्या रखा, डेनियल सेल। तो सपोज हमने इस डिवाइस में आउटरनल सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट से 1.10 वोल्ट से ज़्यादा करंट पास करवा दिया, तो ये अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ वर्क करने लगेगा और सबका डायरेक्शन रिवर्स होगा। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, कॉपर से जिंक की तरफ, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होने लगेगा, जिंक टू कॉपर।
मतलब उल्टा होने लगेगा। पहले क्या हो रहा था, जिंक डिजॉल्व हो रहा था और कॉपर डिपोजिट हो रहा था, अब उल्टा होगा, कॉपर डिपोजिट होगा, कॉपर क्या होगा, डिजॉल्व होगा एंड जिंक क्या होगा, डिपोजिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा नेक्स्ट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइन से आया हुआ क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO ऑन हीटिंग विद Br2 प्लस KOH। देखिए बच्चों, यहीं पर बच्चों के सामने हीटिंग आ जाती है कि जो कंपाउंड हमें दे रखा है उसको हमें हीट करना है Br2 प्लस KOH के साथ। तो हम यहीं पर शायद आपने पहचान लिया होगा कि इट्स अ हॉफमान ब्रोमियमाइड रिएक्शन। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, C3H7NO। तो पहले हमें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज करके फॉर श्योर पक्का अमाइड बनाना है। क्यों? क्योंकि Br2 प्लस KOH को तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, और Br2 प्लस KOH किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन के लिए। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किस पर चलता है, अमाइड पर। तो आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज करके पहले क्या बनाना है, अमाइड। इसका बनाइए, अमाइड क्या बनता है, देखिए 3 कार्बन वाला अमाइड बनाना है। सिंपली आपको क्या होगा, CH3 CH2 CONH2। देखिए आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैच कर रहा है क्या, यस। नाउ 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 7, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज द कंपाउंड ए। बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, तो ये कंपाउंड ए है। क्या करना है अब हमें इसको, Br2 प्लस KOH के साथ क्या करना है, हमें हीट करना है। बच्चों में पता है कि एक सिंपल फंडा होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन प्रोडक्ट बना देता है, हम क्या करते हैं, इस CO पार्ट को डिसअपियर कर देते हैं, जो भी होता है वो प्रोडक्ट होता है। नाउ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2NH2, ये हमने प्रोडक्ट बनाया है। तो जो फर्स्ट लाइन हमारी है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मीन्स अमाइड with molecular formula this on heating Br2 and KOH form a compound B। तो कंपाउंड B क्या बन रहा है, अमाइन। तो ये बना हुआ है कंपाउंड B, मतलब अमाइन। नाउ नेक्स्ट अभी क्या कह रहा है कि कंपाउंड B ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। अगर आपने इस चैप्टर को याद किया हो तो आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीटिंग करने पर कौन सी रिएक्शन होती है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो केवल 1 डिग्री अमाइन रेस्पॉन्ड करते हैं। तो कंपाउंड बी को अब आपको हीट करना है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। तो क्या हुआ था बच्चों, हम बोलते हैं कि 1 डिग्री अमाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। 1 डिग्री अमाइन को आप क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करते हैं तो जो भी 1 डिग्री अमाइन है एक फाउल स्मेलिंग वाला आइसोसाइनाइड बनाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका आइसोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2NC। क्या बोल रहा है, अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड C, दिस इज द फाउल स्मेलिंग कंपाउंड C। आगे क्या बोल रहा है, B on heating with chloroform and alcoholic KOH produce a foul smelling compound C and on reacting with C6H5 ये SO2Cl, C6H5SO2Cl इट्स कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या है बच्चों, ये हिंसबर्ग रिएजेंट। नाउ हमें कंपाउंड बी को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है। चलिए कंपाउंड बी को हम रिएक्ट किसके साथ करवाने जा रहे हैं, हमें हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो हमारे पास कंपाउंड बी है CH3 CH2NH2, दिस इज द कंपाउंड बी। नाउ दिस इज रिएक्ट विद द C6H5SO2Cl, ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। HR HCl बाहर निकल जाता है बच्चों ये। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा होता है, CH3 CH2NH SO2 C6H5, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ D। क्या बोल रहा है वो आगे, D जो बनता है विच इज सॉल्युबल इन अल्कली। देखिए D अल्कली में क्यों सॉल्युबल हुआ है, क्योंकि ये वाला NH वाला H ये एसिडिक है। क्यों, क्योंकि SO2 का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ये एसिडिक H है
तो जैसे ही आप इसमें KOH ऐड करेंगे एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल। यहां से H प्लस बाहर निकलेगा, N नेगेटिव और K प्लस में इसका क्या बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट, इसलिए कैसा होगा ये, सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। नाउ फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, Cu+2 salts are colored but Zn+2 salts are white। बच्चों हम बोलते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब आपको पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कलरफुल होगा और पैरामैग्नेटिक होगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो कलरलेस होगा और डायमैग्नेटिक होगा। सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज करना था। आपको पहला दे रखा है Cu+2, Cu+2 में आप चेक कर लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। Cu+2 क्या होगा बच्चों, Ar, Cu क्या होता है 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद क्या बचेगा 3d9, मतलब Cu+2 में हमारे पास क्या है 3d9। 3d9 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा बच्चों, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Cu+2 के सॉल्ट कैसे होते हैं, कलरफुल। Zn+2 की साइड आते हैं बेटा हम, Zn का एटॉमिक नंबर 30 है। नाउ Zn+2 में क्या होगा बेटा, Ar 3d10, क्योंकि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर चुका होगा। 3d10 में सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड, तो Zn+2 में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए इसकी सॉल्ट्स क्या होंगे, कलरलेस और वाइट। क्वेश्चन नंबर 2, E0 वैल्यू Mn+3 Mn+2 इस कपल के लिए बोल रहे हैं ज्यादा पॉजिटिव है देन दैट ऑफ Cr+3 टू Cr+2। जब हम देखते हैं Mn+3 Mn+2 की केमिस्ट्री क्या है, देखिए Mn 25 होता है एटॉमिक नंबर, मीन्स ये होगा Ar 3d5 4s2, फाइन। Mn+3 में क्या है और +2 में क्या है, Mn जब +2 में है तब Ar 3d5 है और 3d5 हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबल है, लेकिन जब Mn+3 में होगा तो +3 में होगा Ar 3d4 होगा, 3d5 हाफ फिल्ड होने के कारण ज्यादा स्टेबल है, तो +2 को +3 में जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों, +2 से +3 में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगने वाली है। क्यों, क्योंकि D5 से D4 जाने में मुश्किल होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, ज्यादा डिफिकल्ट वर्क होगा, बिकॉज D5 ज्यादा स्टेबल है D4 से, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं Cr+3 और Cr+2 से, तो आप Cr में देख लीजिए, Cr 24 है, इट्स अ Ar 3d5 4s1। आप Cr को +2 में ले जाते हैं, +2 में कितना होगा ये Ar 3d4 और Cr+3 में कितना होगा Ar 3d3, तो इसमें T2G हाफ फिल्ड होगा, डी के कारण स्टेबल नहीं है ये। Cr+3 स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसमें T2G हाफ फिल्ड होगा। तो आप दोनों को चेक कर लीजिए, Mn का +2 वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वहां पर हाफ फिल्ड D आ रहा है, बेरेज क्रोमियम का +3 स्टेबल है क्योंकि वहां पर T2G हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबल है। तो दोनों के अपने अपने लॉजिक है, इसलिए E0 वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव किसके लिए है, Mn+3+2 कपल के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉय। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉय मीन्स, देखिए अलॉय फॉर्मेशन करने की कंडीशन क्या होती है, अलॉय में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अलॉय एक होमोजेनियस सॉल्यूशंस होता है जहां पर 2 3 4 कितने भी मेटल्स मिल सकती हैं, बट अलॉय इट्स अ होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स। बट अलॉय करने के लिए अलॉय बनाने के लिए एक कंपलसरी कंडीशन क्या है कि जो मेटल्स अलॉय बनाने जा रही है उनकी साइज में 10 to 15% का डिफरेंस होना चाहिए। आप देखिए ट्रांजिशन मेटल्स में जो मेटल्स होती हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर लें आप, तो उनका साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर। अगर साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है तो वो अलॉय इजीली
फॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि अलॉय फॉर्मेशन में क्या होता है, कोई होस्ट और गेस्ट नहीं होता है, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, और रिप्लेस करना तभी आसान होता है जबकि साइज ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो। तो ट्रांजिशन मेटल्स का ऑलमोस्ट साइज, रेडियाई ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर, दैट्स व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉय। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है चॉइस के साथ। 5 का ए जो पार्ट है उस हमें कैलकुलेट, एक तो डेल्टा जी नॉट करना है, गिव्स फ्री एनर्जी, साथ में लॉग सी कैलकुलेट करना है। अच्छी बात है कि इसमें आपसे एंटी लॉग नहीं निकाला गया और ना ही कुछ लॉग की वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है इसमें हमें क्या निकालना है, एक सेल आपको बना हुआ दे रखा है, बस उस सेल का आपको EMF कैलकुलेट करना है। अच्छी बात है कि यहाँ पर जो लॉग इन्वॉल्व होने वाले हैं, log 2, log 3 और log 10 जो भी है सबकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। आसान है क्वेश्चन, वैल्यू पुट करना आसान है, बस थोड़े से कैलकुलेशंस में आपका टाइम लगा होगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, अदरवाइज क्वेश्चन टफ नहीं है। तो ए पार्ट में आप देखिए, हमें पहले क्या निकालना था, गिब्स फ्री एनर्जी, फॉर्मूला लगा दिया हमने, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू आ रहा है माइनस NF E नॉट सेल। जो रिएक्शन है हमारे पास, वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए, 2, तो एन का वैल्यू हमने रख दिया 2। 96500 ये फैराडे है, ई नॉट सेल आपको दे रखा था 1.05, इसको हमने सॉल्व किया, ये आंसर जूल में आ गया है, -202650 जूल, ये डेल्टा जी नॉट आ गया है ना। अब हमें क्या निकालना है, लॉग केसी निकालना है। सेकंड फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 R2 लॉग केसी। इस तरह हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, फिर हमने वापस फॉर्मूला रख दिया है RT लॉग केसी। लॉग केसी आपको फाइंड करना है, एन कितना है 2F96500, ई नॉट सेल क्या है 105 अपॉन 2.303, आर क्या है गैस कांस्टेंट 8.314, और टेम्परेचर आपको नहीं दे रखा था पर आपको रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर सो केल्विन में कन्वर्ट करना था। नाउ इट्स 298 K, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया है, सारा मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है, तो लॉग केसी आ रहा है 35.51। तो देखिए बेटा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, डायरेक्ट आपको फैमिली में वैल्यू मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, केवल आपका कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम जरूर इन्वॉल्व हुआ होगा। इनकेस अगर किसी बच्चे ने वैल्यू पुट किए यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो डोंट वरी, अगर आप पूरा आंसर लेके नहीं आ रहा है तो केवल 1/4 मार्क्स डिडक्ट होने हैं, अदरवाइज फॉर्मूला पुट करने का, वैल्यू पुट करने के हर एक स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट द करेक्ट आंसर, ये आंसर्स मैंने सॉल्व नहीं करा है, बस आपको करना क्या था, इसमें पहले फॉर्मूला पुट करा, उसके मार्क्स आपको मिलने वाले थे, गिवन वैल्यू क्या है उसके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। नाउ आपने पुट करके ये स्टेप्स लेकर उसके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बी पार्ट में हमें एक सेल दे रखा था, उसका EMF फाइंड करना था, तो हम सिंपल नानस इक्वेशन लगा लेते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन 2, क्योंकि हमारा जो सेल था Fe+2 हाइड्रोजन का, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केंद्र हुए 2, तो हमने 2 लॉग जो हमारे पास सेल था उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए जो हमारे पास सेल है Fe से Fe+2 बन रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन SHE का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इसका जो कंसंट्रेशन है Fe+2 का 0.001 है, H+ का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01 m, ठीक है। अगर हम रिएक्शंस लिखते हैं तो प्रोडक्ट में क्या होगा, हमारे पास Fe+2 और H2 गैस होगा, तो Fe+2 कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, रिएक्टेंट में क्या आने वाला है H+ एंड Fe सॉलिड। अब देखिए सॉल्व करने पे क्या होने वाला है, ये हमने ओवरऑल बनाया हुआ है, Fe+2 और H2 गैस ये हमारे प्रोडक्ट थे, H+ हमारा रिएक्टेंट था। हमें पता है कि जो गैसेस होते हैं उनका कंसंट्रेशन 1 होता है, सॉलिड का भी 1 होता है, तो यहाँ पर नीचे जो Fe सॉलिड आ रहा है उसको भी आपको 1 रखना था, P हाइड्रोजन को भी आपको 1 रखना था। Fe+2 का कंसंट्रेशन हमें कितना दे रखा है 0.001 10⁻³ हाइड्रोजन के लिए हमने 1 लिख दिया है। H+ का स्क्वायर आएगा क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन 2H+ आ रहा है, और हमें पता है कि अगर इस तरह से कोफिशिएंट आते हैं तो उनको हम पावर लगा देते हैं, तो H+ का कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻², और बिकॉज 2H+ है तो हमने पावर लगा दिया 2।
अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना है। ये देखिए हमने सारा ये सॉल्व कर लिया है। लॉग की रिक्वायर्ड वैल्यू आपको दे रही है, पर सारा कैंसिल आउट होगा। लॉग 10 बन गया और लॉग 10 कितना होता है 1। ठीक है, और कंप्लीट अगर हमने इसको पूरा सॉल्व करा है तो इसका आंसर आ रहा है 0.44। ये सॉल्व किया हमने, आंसर आता है 0.4695 जो अप्रोक्सीमेटली होगा 0.47 वोल्ट। तो यहाँ पे भी बहुत ही आसान था बच्चों, केवल कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम आपका लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस। हमारे पास कंपाउंड क्या है बेटा, COF6 3-। हमें क्या करना था, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन की अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करिए, इसका 6 आ रहा है। F- एक वीक लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर वीक लिगेंड होता है, हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3d2। हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए आपको कोबाल्ट की OS फाइंड करनी थी। इस कंपाउंड में कोबाल्ट की OS क्या आ रही है, +3। कैसे आ रही है देखिए, x + 6 × -1 = -3। नाउ x = कितना आया, +3। तो जो कोबाल्ट है उसकी OS आ रही है +3। कोबाल्ट हमारे पास होता है 27 मीन्स होगा Ar3d7 4s2। कोबाल्ट जब +3 में होगा तब क्या करेगा, वो दोनों 4s के इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा, एक 3d का ना बचेगा 3d6। 3d6 को हम ओपन कर देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन का। वो मैग्नेटिक कैरेक्टर वैसे आपसे पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट तो उसने निकलवाया नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। नाउ इट्स अ पैरा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकालना था बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पूछा, हमसे पूछा मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो इट्स अ पैरा मैग्नेटिक। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, बहुत ही आसान है। देखिए आप, लिगेंड्स हमारे पास क्या है, Br और En। अल्फाबेटिकली B पहले आता है तो पहले हम क्या लिखेंगे, डायब्रोमाइडो। ये कॉम्प्लेक्स है। इथाइलिन डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, 2 टाइम्स से तो लगाएंगे बिस। इथेन 1,2 डायमाइन, ब्रैकेट क्लोज। मेटल कोबाल्ट, कोबाल्ट ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होता तो हम 8 लगाते। ठीक है, कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स में इसकी OS कितनी आ रही है, 3, कोबाल्ट 3। और बिकॉज इस पर चार्ज लगा हुआ है तो आप चाहें तो यहाँ पर आयन लगा दीजिए, नहीं लगाएं तो भी चलेगा। और इसका नेम क्या होगा, ट्राइब्रोमाइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 आयन। सी क्वेश्चन, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड द कॉम्प्लेक्स दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं की हो। CONH3 होल 6 Cl2, तो ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CONH3 होल 6 Cl2। सॉल्यूशंस में आयन की बात कर रहा है, हाउ मेनी आयंस, मतलब ये कॉम्प्लेक्स का जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा। इसको आयनाइज करिए, क्या बनने वाला है, ये कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट है। नाउ इट गिव्स CONH3 होल 6, यहां पर चार्ज कितना होगा, +2 + 2Cl-। टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, 3, क्योंकि 2 तो Cl- प्रोड्यूस हुआ है और ये पूरा एक ही आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन, इस पर चार्ज +2 है पर नंबर तो एक ही है। तो टोटल आयंस कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 3। देयर आर 2 Cl- एंड 1 कॉम्प्लेक्स आयन। क्वेश्चन नंबर 7, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कंप्लीटली। ए पार्ट में एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस लिखना था। देखिए एडी की अगर हम बात करते हैं और एबी की बात करते हैं, 1 मार्क्स में लिखना है, 2 डिफरेंस इज सफिशिएंट। तो आप फर्स्ट डिफरेंस में दोनों की डेफिनेशन लिख दीजिए। डेफिनेशन क्या है? एडजॉर्प्शन हम किसको बोलते हैं? एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन in which concentration higher only at the surface, whereas EB absorption is a bulk phenomenon. In this, concentration is throughout same bulk as well as surface. इन दोनों के आप एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चौक को थोड़े टाइम के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए डिप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, क्योंकि चौक का केवल आउटर वाला पार्ट कलरफुल रहता है। लेकिन आप चौक के पीस को थोड़े 2 या 3 मिनट के लिए इंक में डिप कर देंगे और आप उसको ब्रेक करके देखेंगे तो आप देखेंगे इनर साइड से भी वो कलरफुल निकलेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। बस इतना सा आपको लिखना था, 1 मार्क्स में सफिशिएंट है। और अगर आपको डिफरेंस और याद नहीं रहे, थोड़ा ये भी लिख सकते थे कि एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होगा, जबकि एबी क्या होता है? इरिवर्सिबल। एडी रिवर्सिबल होता है बिकॉज सरफेस पर होता है, तो जो मटेरियल एडजॉर्ब हुआ है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एबी कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। एक बार हुआ तो हम इसको सरफेस से रिमूव नहीं कर पाएंगे। नाउ सेकंड वन इज द लायोफोबिक सॉल एंड डायोफिलिक सॉल। देखिए, फोबिक मतलब होता है रिपल्सन, फिलिक मतलब होता है अट्रैक्शन। तो आप देखें, सॉल मतलब कोलाइडी सॉल्यूशन, 2 फेज होती हैं, डीएम एंड डीपी, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। तो जब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड लायोफिलिक सॉल, और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल। डिफरेंस में क्या लिखना था? नंबर 1, लायोफोबिक जो सॉल होता है, बिकॉज इसमें डीएम और डीपी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमें स्पेशल मेथड यूज करनी होती है। वैराज लायोफिलिक सेल में ऐसा होता है कि डीएम और डीपी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम एनी सिंपल मेथड से इसको बना सकते हैं, कोई स्पेशल मेथड यूज नहीं करनी होती। नंबर 2, लायोफिलिक रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मीन्स अगर आपने एक लायोफिलिक सॉल, लाइक इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, गम का, अगर आपने सॉल्यूशन बना लिया और ऐसा हुआ कि हमने डीएम को उसमें से इवापोरेट करवा दिया, जैसे स्टार्च गम का सॉल्यूशन आपने बना कर रख लिया, तो आप देखते हैं कि गम हम बना कर रख लेते हैं, थोड़ा टाइम रखे रहते हैं, उसका वाटर मतलब डीएम इवापोरेट हो जाता है। लेकिन हम ड्राई हुई गम में फिर से वाटर ऐड कर लें तो अगेन सॉल्यूशन बन जाता है। तो सिमिलर वही वो यहाँ पर डिफरेंस लिखना है आपको कि लायोफोबिक रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इनकेस अगर डीएम को इवेपोरेट कर भी दिया तो वापस हम डीएम को ऐड करके कोलाइडी सॉल्यूशन को अगेन बना सकते हैं। सो दिस इज द रिवर्सिबल सॉल्व, बट लायोफोबिक इज अ इरिवर्सिबल सॉल्व। एक बार आपने डीएम को यहाँ पर इवेपोरेट या किसी भी और मेथड से अगर बाहर रिमूव कर दिया तो फिर अगेन आप इसको सॉल्व में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम्पल आप लिख सकते थे, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ फिलिक एंड फोबिक? तो लायोफिलिक का एग्जाम्पल हम बोल चुके, जैसे स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये किसका एग्जाम्पल? लायोफिलिक का। लायोफोबिक की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं बच्चों, मेटल्स के जो कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं, सिल्वर सॉल, गोल्ड सॉल और सल्फर का जो सॉल है जो स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्स। स्पेशल मेथड के नाम पर हम देखें, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं था बोर्ड के में, जैसे ब्रेडिक आर्क मेथड होती है, तो ब्रेडिक आर्क मेथड से हम मेटल्स की कोलाइडी सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो एक स्पेशल मेथड है ना। तो लायोफोबिक सॉल्व बनाने के लिए आपको स्पेशल मेथड यूज करनी पड़ती है। थर्ड इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देखिए, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स आता है और एक मैक्रोमॉलिक्यूलर आता है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में ऐसा होता है बेटा कि हमारे पास कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनका डायमीटर जो होता है ना वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। तो सपोज हमारे पास सल्फर ले लो आप, या कोई भी मेटल ले लो, उसको हम वेपोराइज कर देते हैं, इंटेंस वेपोराइज। अगर हमने वेपोराइज किया है तो उनकी जो वेपर्स हैं उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर आएगा। अब हम कुछ कूलिंग या कंडेंसेशन स्पेशल प्रोसेस यूज करते हैं ताकि उनके
ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है वो आपस में एसोसिएट कर जाए और जो साइज है उनका वो 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाए। तो ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, बट हम प्रोसेस यूज करके लाइक कंडेंसेशन कूलिंग प्रोसेस यूज करके उन पार्टिकल्स को एग्रीगेटेड करवाते हैं जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, और जब वो एग्रीगेटेड होते हैं तो उनका साइज क्या हो जाता है 1 to 1000 नैनोमीटर। इस टाइप के कोलाइड्स को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इनके एग्जाम्पल क्या होगा, सल्फर का सॉल, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। और जनरली ये नेचर में लायोफोबिक होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर की साइड चलते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में ऐसा होता है कि कुछ स्पीसीज हमारे पास ऐसी होती हैं जिनका डायमीटर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। हम कुछ स्पेशल सॉल्वेंट का यूज करते हैं और उस सॉल्वेंट से जो स्पीसीज है उसको हम ब्रेक डाउन करवा लेते हैं और उनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से जो ज़्यादा है उसको हम 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में लेकर आते हैं। तो जब बिगर साइज वाले पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है उनको हम 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स जनरली लायोफिलिक होते हैं नेचर में। हम अगर इनकी नेचुरल एग्जांपल देखें बेटा तो प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए ये सब क्या हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं। आर्टिफिशियल में आप देखो जितने भी पॉलीमर्स हम बना रहे हैं, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, ये सब किसके एग्जांपल हैं, आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के। इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जीटा पोटेंशियल, कोएगुलेशन, और नंबर 3 जो आया हुआ वो आया है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट और KI को ऐड करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट क्यों बनता है। देखिए एक टर्म होती है कोएगुलेशन, यहाँ पर आया हुआ है। जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है लायोफोबिक, अगर हम लायोफोबिक या फिर हाइड्रोफिलिक कोलाइडी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लायोफोबिक कोलाइडी सॉल्यूशन पर या तो फिर पॉजिटिव चार्ज होता है या होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होगा या नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होगा। हम जब कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं तो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। उनमें से एक मेथड होती है कि हम पीपीटी को कोलाइडी सॉल्यूशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं, किसी का प्रेसिपिटेट बनाते हैं उसको कोलाइडी सॉल्यूशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। लाइक हमने ऐसा करा कि सिल्वर नाइट्रेट और KI को ऐड करा तो दोनों के रिएक्शन से बनेगा AgI। अब AgI का पीपीटी हमारी रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये प्रेसिपिटेट है ना, अपनी सरफेस पर ये सॉल्यूशन से या तो पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करता है या नेगेटिव को। सपोज इसने अगर नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर रखा है I- को, तो हम बोलेंगे ये नेगेटिवली चार्ज बन गया है। इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये तो फिक्स लेयर में बन जाता है क्योंकि पीपीटी से स्टिक कर जाता है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ फिक्स लेयर। पर इसके अराउंड जो सॉल्वेंट की मोबाइल फेज चल रही है उस पर इसका अपोजिट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तभी ओवरऑल न्यूट्रल रहता है ये। तो ये वाली जो फिक्स्ड लेयर है और मोबाइल लेयर है, इन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन होता है और इससे एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। नाउ सेकंड टर्म इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या है बेटा, सपोज हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडी सॉल्यूशन है, ये ले लिया हमने। सपोज आपने लिख लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडी सॉल्यूशन है, आपने इसमें बाहर से कोई नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। अगर आप नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइजेशन होगा और कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन होने लगेंगे। तो जब हम पॉजिटिव अगर कोलाइडी सॉल्यूशन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाना है और नेगेटिव इलेक्ट्रोकोलाइडी सॉल्यूशन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है। उससे क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज्ड होकर सेटल डाउन होने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन एक तो आप ऐसे करवा सकते हैं कि अपोजिट चार्ज वाला आपने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यूट्यूब में, उसमें कोलाइडी सॉल्यूशन हमने फिल कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन अपोजिट चार्ज की साइड जब मूव करेगा तो अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेगा और पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड जाकर क्या हो जाएगा, कोएगुलेटेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस आल्सो कॉल्ड कोएगुलेटेड। तो कोएगुलेशन की डेफिनेशन आप दोनों साइड से दे सकते थे बच्चों, या तो आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके दे देते या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी, बोथ आर करेक्ट आंसर। मतलब टोटल मिलाकर कोएगुलेशन में हमें करना क्या था, जो कोलाइडी सॉल्यूशन था उसको पीपीटी में कन्वर्ट करवाना था। इन ऑल व्हेन पीपीटी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडी सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड कोएगुलेशन।
Third, why a negatively charged salt is obtained when silver nitrate solution is added to Ki solution? क्या चल रहा है देखिए बेटा, हमारे पास यहां पर Ki का सॉल्यूशन है K प्लस I माइनस, हमने इसमें ऐड किसको किया, सपोज सिल्वर नाइट्रेट को। अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया है ड्रॉप वाइज तो क्या चल रहा है, आपके पास सपोज Ki एक्सिस में लिया है आपने, तो क्या चल रहा है, I माइनस रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की किससे रिएक्ट करेगा, सिर्फ Ag प्लस से। नाउ ये क्या बना देगा, पीपीटी ऑफ AgI, ठीक है। AgI का पीपीटी बन रहा है कहां पर, इस साइड। अब सॉल्यूशन में एक्सिस किसका है, I माइनस एक्सिस में है या K प्लस एक्सिस में, I माइनस एक्सिस में, दोनों हुई एक्सिस में हो सकते हैं अगर आपने इसको लिमिटेड डाला है। पर AgI अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन से I माइनस को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है, तो इस तरह से बन जाता है नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट ऑफ AgI। मतलब AgI का पीपीटी क्या करता है, इस सॉल्यूशन में से I माइनस को एडजॉर्ब कर लेता है सरफेस पर और इस तरह से बनाता है नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। अगेन ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, डिफाइन ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स हम किसको बोलते हैं, देखिए डी ब्लॉक की मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स बोलने के पीछे लॉजिक ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें n-1d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है या इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब होता है कितना, लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी कंप्लीट 10 होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें n-1d इनकम्प्लीट होता है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। बोल रहा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को आप ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं बोलेंगे। अगर आप जिंक, कैडमियम और मरकरी को देखते हैं तो जिंक में 3d10 आता है, कैडमियम में 4d10 होता है और मरकरी में 5d10 होता है और ये इनके अपने अपने n-1d हैं। तो देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों में ही n-1d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड द ट्रांजिशन मेटल्स। थर्ड पार्ट क्या है, बिकॉज देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 1 मार्क्स में ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन करनी है, सेकंड में आपको उसका रीजन बताना है, थर्ड हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन OS ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये थोड़ा सा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। देखिए वो बोल रहा है कि स्टिल ये पक्का है कि ट्रांजिशन मेटल्स की OS जो होती है वो भी वेरिएबल होती है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट भी वेरिएबल OS शो करते हैं। मतलब वेरिएबल OS तो दोनों की हो सकती है, बट उनमें डिफरेंस कैसे है। तो देखिए आप, जब हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो उनके जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही हैं, पर इनका पेन अल्टीमेट सेल मतलब n-1d और ns, इन दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो OS में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स की OS वेरिएबल होती है, क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की OS में n-1d की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। ये हमारा क्या है, अल्टीमेट सेल, और ये पेन अल्टीमेट सेल है। मतलब ये बैलेंसी सेल है और ये बैलेंस सेल के जस्ट पहले वाला है। अगर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी OS वेरिएबल होती है, बट रीजन क्या है, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल OS होती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते जाते हैं आगे। पर जैसे पी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो केवल बैलेंसी सेल पार्टिसिपेट करेगा, मींस NS और NP इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो कि बैलेंसी सेल वाले हैं। पी ब्लॉक में अल्टीमेट सेल केवल बैलेंसी सेल पार्टिसिपेट करता है, पेन अल्टीमेट सेल पार्टिसिपेट नहीं करता। whereas in डी ब्लॉक एलिमेंट्स अल्टीमेट सेल मतलब बैलेंसी सेल के साथ साथ पेन अल्टीमेट सेल के n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी OS में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द OS ऑफ पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन, ये क्वेश्चन किससे आया हुआ है, एल्डिहाइड एंड कीटोन से। प्रोपेनॉन is treated with CH3 MgBr and then hydrolyzed
ये क्वेश्चन आसान था। देखिए कैसे करना है हमें। प्रोपेनॉन को हमें लेना है और रिएक्ट किससे करना है, CH3 MgBr से, और देन हाइड्रोलाइज करना है। प्रोपेनॉन क्या है, इट्स द IUPAC नेम ऑफ कीटोन। 3 कार्बन ओन लगाना है। इसको रिएक्ट कर रहा है CH3 MgBr से करना है। क्या बनता है, ये वन यहाँ टर्न होगा, CH3 नेगेटिव, दिस वन इज द पॉजिटिव। नाउ द एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, CH3CO नेगेटिव पर क्या होगा, पॉजिटिव वाला MgBr या MgBr, यहाँ पर C पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव का क्या होगा, CH3, और एक CH3 यहाँ पर ऑलरेडी था। नाउ दिस इज द एडिशन कंपाउंड, बट हमसे पूछा इसको भी हाइड्रोलाइज करके देन प्रोडक्ट बनाना है, तो अभी हमने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, मतलब HOH करवा दिया, तो MgBrOH ये यहाँ से निकल जाएगा बेटा, और H यहाँ पर क्या बनाएगा, इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो दिस इज द प्रोडक्ट। आसान था। नेक्स्ट, इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा बच्चों को। इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, CH3CHO। इथेनॉल इट्स द IUPAC नेम ऑफ एसिटेल्डिहाइड। किसे ट्रीट किया गया है, इथेनॉल से। इथेनॉल मींस C2H5OH, ये इथेनॉल है। इस रिएक्शन को एसिड की प्रेजेंस में करवाया गया है, H+, एसिटिल फॉर्मेशन होगा बच्चों, ये वन यहाँ टर्न होगा, C2H5O नेगेटिव, H पॉजिटिव। नाउ द CH3CHO नेगेटिव पर पॉजिटिव का क्या होगा, H+, और यहां पर जो C+ है उस पर नेगेटिव का क्या होगा, OC2H5। देखिए बच्चों, ये अभी हेमी एसिटेल बना है, हेमी एसिटेल, और आप देखिए क्वेश्चन में हमें C2H5OH का एक्सिस ले रखा है इथेनॉल का ना। अगर इथेनॉल का एक्सिस है तो हेमी एसिटोल अगेन रिएक्ट विथ इथेनॉल, H+ की प्रेजेंस में, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटेल। कैसे कन्वर्ट होगा, OH और H, H2O बाहर निकल जाएगा, और ये फाइनली क्या बना देगा, एसिटेल। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना था वो क्या बनाना था, एसिटेल, OC2H5, OC2H5। Now this is the acetal. Next, मिथेनॉल अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। एक्चुअल में क्या दे रखा है, इसमें तीनों ही कुछ पार्ट 1, 2, 3 में IUPAC नेम दे दिए हैं, जबकि NCERT में ये कॉमन नेम से पूछा है, तो हो सकता है कोई कंफ्यूजन आपको हुआ हो। मिथेनॉल मतलब क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। हो सकता है कई सारे बच्चों को ये ना पता हो कि मिथेनॉल एक्चुअल में क्या है। कुछ नहीं बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देने वाला है। कैसे देने वाला है देख लो आप। HCHO इट्स अ मिथेनॉल। हमें पता है कि कैनिजारो रिएक्शन में ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, और हमें इसको कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में क्या करना होता है, हीट। होता क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा होता है रिड्यूज। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे, एसिड। तो फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा फॉर्मिक एसिड, बट यहाँ पर हमने मीडियम बेसिक ले रखा है तो इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, और एल्डिहाइड की रिडक्शन पर क्या बनता है, अल्कोहल। तो इसके रिडक्शन पर क्या बनेगा, एक कार्बन वाला अल्कोहल, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। ये बनाना था बेटा। थोड़ा डाउट आपको ये हो सकता है कि यहाँ पर इसका IUPAC नेम दे दिया उन्होंने। यस, इसका जो ऑप्शनल वाला था, राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आसान था मेन प्रोडक्ट इसके कंपैरिजन में थोड़ा। देखिए यहाँ पर CH3COCl प्लस इनकी डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है आपको। क्या होगा देखिए, 2 टाइम्स Cl है, एक कैडमियम में, CdCl2 बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3COCH3। ये कितने टाइम है, 2 टाइम्स, प्लस बाहर कौन निकलेगा, CdCl2। सेकेंड इज द CH3CH2CHO।
ये बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है, ये क्या है? इट्स द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्लीमेंसन रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, जो क्या करता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप का CO है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो एल्डिहाइड का CO CH2 में कन्वर्ट होगा, एक H ऑलरेडी है, CH3 क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो सिंपली यहाँ बनाना था CH3 CH2 CH3, इट विल फॉर्म प्रोपेन। थर्ड क्वेश्चन, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा है पर स्टिल आ गया है एग्जाम में, क्योंकि ना तो आपके सिलेबस में साइक्लोहेक्सेन बनाने का मेथड है, कुछ नहीं है, बट उन्होंने दे दिया है ये क्वेश्चन। मतलब ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो नहीं है, बट इट्स अ जनरल क्वेश्चन। अगर 11th में थोड़ा सा भी आपने केमिस्ट्री पढ़ा है या जनरल क्वेश्चन है, ये है, हमें इसको, ये जो कंपाउंड है इसको आपको हीट करना है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के साथ हीट करने पर Na2CO3 निकल जाता है बच्चों, और ये H यहाँ पर जुड़ के बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन प्लस Na2CO3। This is the question number 9. This is the question number 10. ये अमाइन से आया हुआ है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर अमाइन प्राइमरी अमाइंस। क्या करना है बच्चों, हमें अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट किससे करवाना है? अमोनिया से, बिकॉज हम अमोनोलाइसिस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिए RNH2 और सॉरी हमें क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड लेना है ना बेटा। अल्काइल हैलाइड क्या होगा, सपोज हमने ले लिया है CH3Cl, इसको रिएक्ट हमने किससे करवाना है? अमोनिया से। अमोनोलाइसिस करना है, HCl बाहर निकलता है, क्या बन जाता है? CH3NH2। ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन। अब यहां पर उसने कुछ लिमिटेशन तो दे नहीं रखा है कि हमने RX का अल्काइल हैलाइड का एक्सिस ले रखा है या अमोनिया एक्सिस दे रखा है। तो जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा इस पर वापस रिएक्शन होने वाली किसकी? CH3Cl की। तो वापस HCl बाहर निकलेगा और इस टाइम बन जाएगा CH3 होल ट्वाइस NH। अभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होने वाली, इसलिए 2 डिग्री अमाइन बन गई है। यहां पर अगेन रिएक्शन होने वाली किसकी? CH3Cl की। नाउ दिस H और Cl, HCl वापस माइनस होगा, इट गिव्स द CH3 होल थ्राइस N। दिस इज द 3 डिग्री अमाइन। रिएक्शन यहाँ पे भी स्टॉप नहीं होने वाली, बिकॉज नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है ना। अभी क्या होने वाला है, दिस CH3 होल थ्राइस 3 डिग्री अमाइन, CH3 होल थ्राइस 3N 3 डिग्री अमाइन, ये 3 डिग्री अमाइन है बच्चों। अगेन रिएक्ट विथ CH3Cl और अब क्या होने वाला है, इस बॉन्ड की हेटेरोलाइसिस होगी, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर CH3 प्लस को दे देगा। नाउ क्या बनाने वाला है, CH3 होल थ्राइस था N, इस CH3 प्लस को लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा और ये Cl माइनस, ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन गया है। देखिए आप, तो अगर आप अमोनोलाइसिस कर रहे हैं RX की, तो 1 डिग्री अमीन हम बनाने चले थे, केवल ये हमें बनाना था, लेकिन बन क्या रहा है, साथ में 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। सो नाउ इट्स अ गुड मेथड। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर हम अमोनिया की एक्सेस ले रहे होते तो मे भी प्रोबेबिलिटी थी कि 1 डिग्री अमाइन हमें मेन प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाता, पर ऐसा कुछ इंडिकेशन यहाँ दे नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, एनिलीन डज नॉट गिव फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ, बार बार पूछा हुआ है। एनिलीन, दिस इज द एनिलीन। फीडर क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, RX ले लेते हैं हम, इसका कैटलिस्ट क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ प्रोडक्ट बनना चाहिए पर नहीं बनता, R प्लस का अटैक होना चाहिए यहाँ पर और R ऑर्थो पैरा पर जाना चाहिए R प्लस, बट नहीं होता। क्यों? इसलिए कि NH2 का प्लस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर, तो एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ इससे रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनता है, ये नाइट्रोजन का लोन पे ले लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नाउ दिस विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ दिस। जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, एक तो रिंग डीएक्टिवेटेड हो जाती है नंबर 1, क्योंकि नाइट्रोजन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है।
नंबर 2, अब अगर एनहाइड्रस AlCl3 ने अपना ऑक्टेट इधर से कंप्लीट कर लिया है तो प्लेक्टोफाइल R+ को प्रोड्यूस नहीं करवाएगा, इसलिए एनिलीन फिडर-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट, ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टेड बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ नाइट्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो ऑर्थोपैरा के साथ साथ मेटा भी गुड यील्ड में बनता है, क्यों? दिस इज द एनिलीन। नाइट्रेशन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और साथ में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इनकी रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+, जो एनिलीन की ऑर्थो और पैरा पर जाना चाहिए। तो जो NO2+ मिलेगा वो अब जाना चाहिए एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये यहां पर हमें प्रोडक्ट बनना चाहिए ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन प्लस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक आना चाहिए पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक बात है, लेकिन होता क्या है कि यहां पर ये ऑलमोस्ट 2% बनता है, ये बनता है 47%, तो रिमेनिंग में क्या होता है, देखिए NH2 ग्रुप क्या करता है, HNO3 का या H2SO4 का H+ ले लेता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है, H+ लेके ये बना रहा होता है एनिलीनियम आयन NH3+। अगर NH3+ बन गया है तो इसका मेटा डायरेक्शन होगा, तो एनिलीन का जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो एनिलीन के साथ एनिलीनियम आयन भी इस रिएक्शन को रेस्पॉन्ड कर रहा होता है। अगर एनिलीनियम आयन बना है तो NO2+ का अटैक कहाँ पर होगा, मेटा पर, इसलिए इसमें जो अच्छा खासा अमाउंट जो बनता है, यहाँ पर आप देखिए ये जो बनता है बेटा, ये जो बनता है ना, ये जो बन रहा है ये 51% बन रहा है पैरा वाला, और जो मेटा वाला बनता है अमाउंट एनिलीनियम आयन बनने के कारण वो कितना बनता है, अप्रोक्सीमेटली 47%। तो एनिलीनियम का क्या होता है, एनिलीन का प्रोटोनेशन होने के कारण सब्सिक्वेंट अमाउंट में या अच्छी गुड यील्ड में क्या बनता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तभी हम बच्चों आपको बोलते हैं कि अगर आपको ऑर्थो और पैरा चाहिए, उसमें से पैरा मेजर चाहिए, तो NH2 ग्रुप को हम पहले क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्शन एसिटाइलेशन के थ्रू, इसके बाद ही हम नाइट्रेशन करवाते हैं। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट नाइट्रेशन करा है तो एनिलीनियम आयन बना है और कुछ अमाउंट में क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट। अब देखिए मेटा प्रोडक्ट बना है तो उसने ऑर्थो की क्वांटिटी को डाउन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Which acid of the following pair would you expect to be stronger? That's a very simple question. सबसे सिंपल क्वेश्चन आया अभी तक के पेपर में। इन दोनों एसिड में से बताना था कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमें पता है कि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, -I इफेक्ट पर। अगर COOH ग्रुप से -I वाला ग्रुप लगा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, +I वाला डिक्रीज कर देता है। आप देखें कि CH3+I वाला ग्रुप है, F कैसा है, -I वाला है, इसलिए फ्लोरो एसिडिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किससे, एसिडिक एसिड से। Now second, arrange the following compounds in increasing order of their boiling points. It's again a very simple question. एसिडिक एसिड दिया हुआ है, अल्कोहल दिया है, एल्डिहाइड दे रखा है। सिंपली हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या क्या कंसेप्ट लगाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल्स फोर्स, सारे लगा रहे होते हैं। यहाँ पर सबसे सिंपल कंसेप्ट लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। देखिए CH3COOH में सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो सबसे पहले कौन होगा, CH3COOH। इसके बाद इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इथेनॉल आएगा, और जो एसिटाल्डिहाइड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती बट इट्स पोलर होता है, डाइपोल डाइपोल, उसमें फोर्स वर्क कर रहे होते हैं, तो लास्ट में आएगा CH3CHO। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट, इट इज ड्यू टू द, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है, कहाँ पर, CH3COOH और अल्कोहल में। अल्कोहल वर्सेज अगर आप एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड जो एसिटाल्डिहाइड है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, और अगर हम डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन डाइपोल डाइपोल।
इन दोनों में से भी एसिड में इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले सेंटर्स ज्यादा हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले सेंटर्स कम है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजील्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन। मतलब हमें इसमें क्या करना है, बेंजील्डिहाइड क्या है बच्चों, C6H5CHO, दिस इज द बेंजील्डिहाइड। प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी बच्चे को एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर पता नहीं है तो ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है, बट अगर एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर आपको पता, इट्स अ वेरी सिंपल। तो एसिटोफिनॉन क्या होता है बच्चों, देखिए बेंजीन रिंग, इस पर हम लगा रहे होते हैं COCH3, दिस इज द एसिटोफिनॉन। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी आसान, बहुत ही आसान बन गया। आप तो क्या है देखिए, आप इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कीटोन। नाउ वेरी सिंपल, डिस्टिंक्शन क्या देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, जो एल्डिहाइड होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा होगा, मतलब एल्डिहाइड टॉलेन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर फॉर्म कर रहा होगा। लेकिन कीटोनिक ग्रुप डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, तो हम टॉलेंस रिएजेंट की हेल्प से बेंजील्डिहाइड और एसिटोफिनॉन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इसी का जो चॉइस वाला था। विच अंडरगोज फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिटिल्डिहाइड और प्रोपेनॉन। देखिए अगेन, एसिटिल्डिहाइड मतलब CHO वाला कंपाउंड दे रखा है, प्रोपेनॉन मतलब क्या दे रखा है, एसीटोन, कीटोनिक ग्रुप है। आप देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है। अगर हम देखें एसिटिल्डिहाइड तो होगा CH3CHO, आप ले रहे हैं क्या, प्रोपेनॉन CH3COCH3। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पर डिपेंड करता है, ऐसा कोई भी फैक्टर जिस कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को इंक्रीज कर देगा। एल्डिहाइड में एक ही प्लस आई वाला ग्रुप है, कीटोन में दोनों प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं। प्लस आई वाला ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा डिक्रीज हुई है, कीटोन में, क्योंकि कीटोन में दोनों प्लस आई वाले हैं। और अगर कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्लो होगा। इसलिए एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कीटोन से ज्यादा है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फेलिंग रिएजेंट, हो सकता है कई सारे बच्चों को ये ना पता हो, क्योंकि बच्चों को केवल फेलिंग सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, CuO। एक्चुअल में जो फेलिंग सॉल्यूशन है बेटा, ये दो सॉल्यूशन को मिलाकर बनाया जाता है, फेलिंग A प्लस फेलिंग B। फेलिंग A होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और फेलिंग B होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। जिसको हम रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। नाउ A प्लस B को कंबाइन नहीं मिलाकर बोलते हैं हम फेलिंग्स रिएजेंट। तो फेलिंग्स रिएजेंट का कंपोजिशन क्या है, फेलिंग A होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग B होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको बोलते हैं हम रोसेल सॉल्ट। इन दोनों को कंबाइन करके मिक्स सॉल्ट फॉर्मूला बना सकते हैं हम CuO। बट यहाँ पर आपको कंपोजिशन पूछा था तो दोनों को इंडिविजुअल नेम आपको देना थे। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी कार्बोजाइट ऑफ इथेनॉल। देखिए पूरे पेपर में IUPAC नेम दे दिए हैं। इन जनरल हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा IUPAC नेम बहुत सिंपल है, आप कॉमन नेम याद कर लो, बट इस पेपर में रिवर्स ही हुआ है कि हर कंपाउंड के ना IUPAC नेम दे रखे हैं। देखो आपको इथेनॉल इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिल्डिहाइड। हमें क्या करना है, इथेनॉल लेना है, मतलब क्या लेना है, एसिटिल्डिहाइड CH3CHO। इसको रिएक्ट आपको करवाना था सेमी कार्बेजॉइड से, क्योंकि जब ये सेमी कार्बेजॉइड से रिएक्ट करेगा तो सेमी कार्बेजोन बनेगा। प्रॉब्लम इज दैट कि सेमी कार्बेजॉइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इट्स अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन क्या होता है, NH2 NH CO NH2। ये फॉर्मूला ना बेटा सेमी कार्बेजॉइड का है।
हमें पता है H2O बाहर निकलेगी। अब शायद आपने सिली मिस्टेक ना किया हो, गॉड करे सब कुछ ठीक किया हो, तो H2O यहाँ से निकालना है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला सही लिख कर यहाँ से H2O निकालना होगा तो भी रॉन्ग है। ये पार्ट नहीं करेगा बिकॉज इसका लोन पर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ध्यान से हमें ये वाला H2 निकाल कर अब रिजल्टिंग स्ट्रक्चर लिखना था, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कार्बेजॉन। दिस इज द सेमी कार्बेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का था। ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था। इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करके आपको आंसर्स रिप्लाई करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। ये हम आर्हेनियस इक्वेशन से दे सकते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। सेकंड में दे रखा है फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें दे रखी है, इसका हमें रेट ये दे रखा है, बस हमें क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि रेट रिएक्शन में जो भी पावर दे रखे हैं आप उनको ऐड कर दो ना। आप पावर अगर ऐड करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर होगा 2 + 1/2। तो ऑर्डर कितना होगा? 2.5। तो सिंपल इसका ऑर्डर देना था 2.5। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर डिफरेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। देखिए रिएक्शंस दो तरह की होती है। एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। सिंगल स्टेप में अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो सिंगल स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। फाइन। अब हम अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करने जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये है कि एक ही स्टेप मॉलिक्युलरिटी को नहीं देगा, वहां का हर स्टेप मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन कर रहा होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन में उसका जो सिंगल स्टेप है वही उसकी मॉलिक्युलरिटी बन जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसका हर एक स्टेप किसको डिफाइन कर रहा होता है? मॉलिक्युलरिटी को। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखी है, इसका रेट कांस्टेंट ये दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है टाइम निकालना है, इनिशियल अमाउंट 6 ग्राम था, 6 ग्राम को 2 ग्राम होने में टाइम कितना लगा है वो हमें कैलकुलेट करना था। ये सिंपल क्वेश्चन है, लॉग की सारी वैल्यूज दे रखी है। देखिए हमें दे रखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये फॉर्मूला लगता है बेटा, K2 = 2.330 log W0/WT। आपको T फाइंड करना था। K कितना है हमारे पास? K हमें ऑलरेडी दे रखा था, रेस्ट कांस्टेंट 2 × 10⁻³ is 3 लॉग W0 मतलब इनिशियल अमाउंट हमें कितना दे रखा है? 6 ग्राम। WT मतलब इस अमाउंट को 2 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा? तो W2 कितना लिखना था? 2। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। लॉग 2/3 log 3 बनेगा। log 3 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पेपर में दे रखी है। तो इसको पूरा हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 549.380 सेकेंड। इन केस अगर आपने बच्चों ये लास्ट वाला स्टेप ही केवल कैलकुलेटिव था, ये कैलकुलेशन छोड़ भी दिया होगा तो आपका डोंट वरी, ओनली आपका 1/4 मार्क डिटेक्ट होने वाला है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो डी पार्ट है उसका तो इंटरनल चॉइस है। डी पार्ट हम देख लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं क्या पूछा था हमसे डी पार्ट में। डी पार्ट में क्या पूछा था आपसे, क्योंकि चॉइस यहाँ केवल डी दे रखी है, एबीसी तो आपको करना ही था। नाउ डी पार्ट में द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके, C14 के लिए हाफ लाइफ दे रखी है 6930 ईयर्स। एन आर्चियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग wood had only 75% of the C14 in a living tree. Find the age of the sample. क्या बोल रहा है हमसे कि एक wood है अभी और 75% C14 है, आज उसमें कितना C14 बचा है वो आपको, C14 आज की डेट में 75% है, तो 75% होने में कितना टाइम लगा होगा उससे उसकी एज निकालनी है, हमें टाइम T निकालना है। एज मतलब आपको T निकालना था, है ना। अगर आपको ध्यान हो कि रेडियो एक्टिव डिके कौन सी ऑर्डर को फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर को। सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। तो बच्चों हमें यहाँ फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाकर T निकालना था, ठीक है। T के लिए आपको रेट कांस्टेंट चाहिए,
बस ये कि रेट कांस्टेंट यहाँ डायरेक्ट निकला हुआ नहीं दे रखा था, रेट कांस्टेंट की जगह आपको हाफ लाइफ दे रखी थी। तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। उस हाफ लाइफ के फॉर्मूले से पहले क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के को फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले में पुट करके हम क्या निकालेंगे अब, टी, और स्टार्टिंग अमाउंट 100 होगा और एन नॉट वाला अमाउंट 100 होगा, एन टी वाला अमाउंट क्या होगा 75। देखिए बच्चों, ये रेडियोएक्टिव डिके होती है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। पहले हमने क्या करा है बेटा, रेट कांस्टेंट निकालना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ना देकर हाफ लाइफ दे रखी थी। तो रेट कांस्टेंट लैम्डा इक्वल्स टू क्या है 0.693 अपन टी वाप। हम क्या करते हैं कि जब हम रेडियोएक्टिव रिएक्शंस लिखते हैं तो के की जगह ना डिके कांस्टेंट लिखते हैं, उसको लैम्डा से डिनोट कर रहे होते हैं। तो लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट भी है, 0.693 अपन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखी 6930। सॉल्व करने पर ये आ गया 10⁻⁴ ईयर। ठीक है, मतलब आपके पास लैम्डा आ गया है, रेट कांस्टेंट आ गया है ना। फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, t इक्वल्स टू 2.303 अपन लैम्डा लॉग एन नॉट अपन एन। लैम्डा आपने फाइंड कर लिया, अभी कितना है 10⁻⁴। एन नॉट हमारे पास कितना था 100 और एन कितना 75। इसको हमने सॉल्व करा है, ये सारी वैल्यू log 4 और log 3 की वैल्यू आपको गिवन है पेपर के अंदर। तो अगर आपने सॉल्व करा हो अच्छी बात है, इतना आंसर आ रहा है 2763.6 ईयर, दैट्स फाइन, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने बाई चांस इसको यहाँ तक छोड़ दिया है तो भी आपका 1/4 मार्क डिडक्ट होने वाला है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ओवरऑल पेपर। पेपर को सॉल्यूशन करके हमने क्या नोटिस किया, ये नोटिस किया कि इसमें एकदम जिनको हम सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं वो बहुत ही कम है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 2 या 3 आए सिंपल क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसा है, मॉडरेट आया है। और इसमें 1 या 2 क्वेश्चन जैसे हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का निकाला था, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का निकाला था, तो 2 क्वेश्चन थोड़ी सी लॉजिकल भी आए हैं। अपन को थोड़ा सा टफ साइड में बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड लेवल। मतलब ओवरऑल हमारे जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था, बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं था पेपर अकॉर्डिंग टू बोर्ड। नाउ बेस्ट ऑफ लक। आई होप बच्चों आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। थैंक यू बेटा।